मैं काफ़ी कमज़ोर घर से, आर्थिक रूप से कमज़ोर घर से हूँ और मेरा जो कैरियर है वो कैरियर बताना बहुत ज़रूरी है तुम लोगों को कि 9th क्लास में मैं 3rd डिवीज़न पास हूँ, 10th क्लास में मैं 3rd डिवीज़न पास हूँ, 11th क्लास में फिर 3rd डिवीज़न पास हूँ और 12th क्लास में फेल हूँ। और 12th क्लास में फेल ऐसा नहीं कि एक आध सब्जेक्ट में, हिंदी छोड़ के सारे सब्जेक्ट में। और 12th के बाद गांव में जब लगा कि बर्बाद होने वाले हैं, कुछ होने वाले नहीं है, तो उसके बाद मैं गांव छोड़ करके ग्वालियर आ गया। ग्वालियर एक जगह हमारे यहाँ एक ज़िला है और वहाँ से फिर मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। उसके बाद मैंने 3 बार नेट परीक्षा निकाली, JRF निकाला और उसके बाद UPSC में मेरी इंडिया में 121 रैंक थी और उसके बाद मुझे महाराष्ट्र कैडर मिला। जब मैं पढ़ाई करता था उस दौरान पैसे के अभाव के कारण मैं 350 रुपये की नौकरी करता था एक लाइब्रेरी में मैं वहीं रहता था, वहीं खाता था और मुझे वो 350 रुपये देते थे। तो गरीबी का वास्तव में अर्थ क्या है और पैसे का क्या अर्थ है मुझे भली बात मालूम है। नंबर 2, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि लोग बोर्न इंटेलिजेंट होना चाहिए। बोर्न इंटेलिजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो उसे मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि बोर्न इंटेलिजेंस जैसी कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। हम जब चाहें, जब जैसे चाहें तब इंटेलिजेंसी अपने पास ला सकते हैं, सिर्फ उसके लिए आपको अपने आत्मबल की आवश्यकता है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट लोगों के बीच दिमाग में चलता है वो ये कि जब तक आप बड़े घरों में नहीं आएंगे, पैसा नहीं होगा, तब तक आप आगे पढ़ नहीं सकते। तो वो भी मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि अगर आपका विचार ठीक हो तो सहायता करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और आप बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि समाज में अच्छे लोग इतने भरे पड़े हुए हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसके पात्र बनना पड़ता है, उसके लायक बनना पड़ता है। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके दिमाग में चलता है और वो चलता है कि हम किस रूप में और कैसे अपने बच्चे को, अगर हमारा बच्चा या लड़की हमारी बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए जल्दी से उसको कहीं ना कहीं नौकरी में लगा दो या कहीं ना कहीं उसको फिट कर दो। वो भी मुझे गलत लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी स्तर पे, अगर आप बहुत पढ़ने में होशियार नहीं है, लेकिन एक बार आप ठान लें और एक बार आपके मन में कुछ भी चेंज हो जाए तो आप कभी भी होशियार बन सकते हैं, क्योंकि हम सबका दिमाग एक जैसा है। किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यूज़ करने की ज़रूरत है कि हम कब इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में आने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग नांदेड़ में थी। नांदेड़ में काफ़ी काम हुए। आपके सभापति महोदय भी नांदेड़ से हैं, तब से मैं उनको जानता हूँ। हम लोगों ने, मेरी पहली पोस्टिंग थी इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अभी शायद मैं ना करूँ, किसी को मारना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना। उसके बाद नांदेड़ के बाद दूसरी पोस्टिंग मेरी गढ़चिरौली थी। वहाँ नक्सल का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था और ये जितने भी आप लोग महाराष्ट्र के लोग गढ़चिरौली में नक्सल का इनकाउंटर सुनते हैं, 2009 में लाहरी इंसिडेंट हुआ, उसके पहले हाथीगोटा इंसिडेंट हुआ, वो सब मेरे टाइम पर वहाँ पर हुए। उसके बाद मैं वहाँ से SP बना चंद्रपुर में SP बनने के बाद फिर अगला SP बना मैं नागपुर में, नागपुर रूरल SP था मैं 2 साल 2.5 साल। उसके बाद फिर मैं नागपुर से 2 साल के लिए कोल्हापुर SP बना। कोल्हापुर SP के टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें थी। शायद आप लोगों ने सुना हो कि टोल का बड़ा आंदोलन था कोल्हापुर में, एक पूरे महाराष्ट्र को काफ़ी अलग दिशा देने वाला, उसको हमने फेस किया। और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर। इसके बाद मुझे अभी 1 साल पहले जॉनवन DCP बनाया गया है। मैं अभी इस मुंबई में आपके इस पूरे मरीन ड्राइव का परेड, कोलाबा और आज़ाद मैदान, डोंगरी और इस सब एरिया का DCP हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैंने PhD किया है जर्नलिज्म में। बेसिकली मुझे लगता था कि UPSC में सिलेक्ट होंगे कि नहीं पता नहीं, इसलिए मैंने सोचा था कि ये लाइन चुनेंगे, लेकिन लकीली हो गया, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के रूप में मैं काम करता हूँ। ये मेरा परिचय हो गया छोटा सा। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आज समाज की चुनौतियाँ क्या हैं, महाराष्ट्र की स्थिति क्या है और उसमें हम युवाओं की स्थिति कैसे है, क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को शायद उतना एहसास नहीं हो, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं वो जानते हैं कि महाराष्ट्र अन्य प्रदेशों की तुलना में कम से कम 50 साल आगे चल रहा है, कम से कम 50 साल। जब मैं महाराष्ट्र में नहीं आया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आपके यहाँ दहेज प्रथा है भी क्या। मुझे लगता था नहीं होगी। मुझे जब मैं आया था मुझे बताया गया था कि अवैध दारू चलती है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि महाराष्ट्र में कैसे चल सकता है, क्योंकि एक बड़ी ही अच्छी पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में मराठी लोगों के लिए है। तो मैं जब आया तो मुझे मालूम चला कि जितनी भी चीज़ें बताई गई थी उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। हमारे समाज में भी कई गलतियाँ आ गई हैं, कई चीज़ें चली गई हैं। जब हमारा भक्ति आंदोलन हुआ था, शायद आपको पता हो कि हिंदुस्तान में 2-3 रेनेसा हुए हैं, 3 बहुत बड़े पुनर्जागरण हुए हैं, जिस कारण से आज हम लोग हैं। एक हुआ जब बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ और उस समय जो धर्म में जो कुरीतियाँ थी, समाज में जो कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ में लड़ाई हुई और उससे एक नए भारत का निर्माण हुआ। दूसरा हुआ भक्ति आंदोलन में मध्यकाल में
1400 से 1500 के आसपास, जिसमें तुलसीदास और बड़े बड़े लोग, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, काफ़ी बड़े बड़े लोग हुए। और इन लोगों ने समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की। उसमें महाराष्ट्र काफ़ी आगे था। संत तुकाराम, रामदास की जो परंपरा थी, उस परंपरा ने महाराष्ट्र को बहुत आगे ले जाने की कोशिश की और आगे गए। तो ये जो तीसरा जो आंदोलन इसके बाद का है, उस आंदोलन में ऑलरेडी महाराष्ट्र काफ़ी आगे निकल चुका था, क्योंकि महाराष्ट्र में एक समाज के रूप में, एक विकास के रूप में एक बहुत बड़ी परंपरा आगे बढ़ रही थी और यहाँ पर मानवीय मूल्यों को काफ़ी ध्यान दिया गया। और इसीलिए तुम देख रहे होगे कि आज़ादी की लड़ाई में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा स्थान है। महाराष्ट्र की कल्चर के बारे में एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। मेरे एक इंस्पेक्टर था कोल्हापुर में, तो उसको एक अवार्ड मिला, एक मेडल मिला, मेरी तरह का एक मेडल मिला उसको। तो मेडल मिलने के बाद उसको मेडल मंत्री महोदय ने एक बड़ी सभा में दिया। फिर 1 मई को जो महाराष्ट्र स्थापना दिवस है, उस दिन उसको पुरस्कारों से नवाजा गया। फिर एज एसपी मैंने उसको एक जगह एक फंक्शन में उसका सत्कार किया। लेकिन जब फेसबुक पर उसने अपनी अभिव्यक्ति दी, तो उसने फ़ोटो एक लगाया फेसबुक पर, और वो था कि अपना वो जो मेडल है वो अपनी माँ से पहन रहा था। मतलब उसके लिए मंत्री, एसपी, आईजी के हाथों से पहना गया अवार्ड महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि अपनी माँ के हाथों से पहना अवार्ड महत्वपूर्ण था। तो ये एक छोटी सी बात बताती है कि आपका कल्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ पारिवारिक मूल्यों का कितना स्थान है। पारिवारिक मूल्यों का जो स्थान है, उसके कारण से हम लोग काफ़ी आगे हैं और हमको इस आगे जाने की परंपरा में अपने आप को और आगे ले जाना है। और इसीलिए ये जो आप जैसे युवा हैं, यंग हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से और आगे अपने आप को ले जाएं। महाराष्ट्र में जो इस समाज का निर्माण हो रहा है, उसमें यंग लोगों का जो स्थान है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप देखिए, यहाँ का सोशल समाज, सोशल स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर छोटी सी भी घटना जो होती है तो उसको रोकने के लिए या उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए इतना बड़ा समुदाय खड़ा हो जाता है। किसी पर अन्याय होता है, किसी पे कोई कभी अत्याचार होता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले बहुत लोग हैं। सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है बार बार महाराष्ट्र के लिए, वो ये कि ये अकेला प्रदेश है जहाँ पर आप ईमानदार, टोटली ईमानदार रह करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कई एक जगह मैंने देखी हैं, मेरे बैचमेट्स और मेरे दोस्त जो अलग अलग जगह आईपीएस हैं, कोई आईएएस हैं, अगर आप ईमानदार हुए तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है, आप लोगों के दिमाग में भी कई बार आता होगा कि आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत झेलना पड़ता होगा। आप लोगों को भी लगता होगा कि आप लोगों के ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो जाते हैं, या आप लोगों को, कई लोग मुझे कई बार कई बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे काम करते होंगे आप ईमानदारी के साथ, बड़ा मुश्किल है समाज में, समाज इतना ज़्यादा बेईमान हो चुका है और इस समाज की बेईमानी में आप लोग कैसे काम करते होंगे। आप यकीन मानिए, मेरे को अभी 11 साल हो गया है नौकरी में। 11 साल में मुझे एक भी ऐसा इंसिडेंट याद नहीं है जिसमें मुझे किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी आमदार ने किसी गलत काम करने के लिए फ़ोन किया हो 11 साल में, एक बार। आप ये मैच्योरिटी देखिए, यहाँ पे क्या है, लोग बहुत होशियार हैं। एक बार में समझ जाते हैं कि किस आदमी से हम क्या बोल सकते हैं, और जो आदमी जिस तरह की चीज़ लेके आगे बढ़ रहा है उसको उतने ही सम्मान से ये आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर उनको पता है कि ये ऑफिसर पैसे के चक्कर में नहीं पड़ता, तो बोलेंगे ठीक है, इससे वैसे काम करवाओ, कौन से काम करवाओ, अच्छे काम करवाओ, जिस जिले में ज़्यादा दिक्कत हो उस जिले में भेज दो आप उसको। इस समाज का सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि अपने सिस्टम में अगर आप ईमानदार हैं तो समाज के लोग आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत आ जाते हैं। मैंने जहाँ जहाँ काम किया, जिस जिले में काम किया, उस जिले में इतने सपोर्ट काम करने वाले लोग थे, इतना सपोर्ट सिस्टम मजबूत है यहाँ पर कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब जो बच्चा यहाँ पर कोल्हापुर से होगा, मुझे पता नहीं कोई है क्या कोल्हापुर से, हाँ 4 लोग हैं, तो कोल्हापुर का समाज ऐसा खतरनाक समाज है कि उसमें अगर आप ईमानदार हैं तो आपको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा सोशल स्ट्रक्चर मजबूत है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप कुछ भी कीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो मेरा आपको यही बोलना है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो बहुत बेहतरीन समाज है। यहाँ पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कर्ज करेंगे, जो रोएंगे कि हमारे को ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। उनके न मिलने के पीछे ईमानदारी कारण नहीं है। अगर कोई ऐसा मिलता भी है तुमको कभी, कोई ऑफिसर या कोई और, कि मुझे कुछ मिला नहीं क्योंकि मैं ईमानदार था, तो मैं नहीं मानता कि ईमानदारी कारण है। मैं ये मानता हूँ कि ईमानदारी विथ ईगो, ईगो के साथ अगर आपकी ईमानदारी है तो वो किसी काम की नहीं मेरे नज़र में। ईगो बहुत लोगों, ईमानदार व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ईगो से भरा हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, मैं ही ईमानदार हूँ, बाकी सब चोर, और इस चक्कर में गड़बड़ कर जाता है वो। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी विदाउट ईगो, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ईमानदार हैं तो कोई 30 मार्क का नहीं है, होना ही चाहिए था। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार गाड़ी देती है, बेहतरीन गाड़ी देती है,
दो ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, घर किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपए खर्च करती है, 7-8 लाख रुपए। आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से पूछिए, उसकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होगी, लेकिन खर्चे उसके उतनी पूरे। मुझे आज तक नहीं पता है कि डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव है, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी पूरी टोटली भरी रहना चाहिए। अगर गाड़ी मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा और गाड़ी में पेट्रोल कम निकला तो मैं ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं। सोचिए क्या स्थिति है। सरकार क्या क्या नहीं दे रही है हमको, क्या नहीं करने के लिए दे रही है। फिर भी अगर हम लोग रोक करके बोलते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारी पगार कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेट कभी भरने वाला नहीं है। और अगर पेट भरने वाला नहीं है तो आप कंपटीशन में कितना भी बढ़ते चले जाइए, चाहे आप एक घर यहाँ ले लीजिए, एक पूना में ले लीजिए, एक मुंबई में ले लीजिए, कितनी भी फ्लैट ले लीजिए, कभी किसी का पेट भरा है क्या? आज तक भरा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स ये तय करके आए हैं कि हम इस सर्विस में नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम मिशन के लिए जा रहे हैं, हमें मिशन के रूप में काम करना है, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम किसी के हम अपना ईगो मार दें, आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब ग्वालियर में पढ़ता था तो एक विवेकानंद केंद्र था। विवेकानंद केंद्र में हम लोग जाते रहते थे अपने पर्सनली डेवलपमेंट के लिए। तो पर्सनली डेवलपमेंट के समय हमारे जो वहाँ के अनिल दा थे, जो उस विवेकानंद केंद्र के हेड थे, उन्होंने एक दिन हमको, एक 10-12 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थीं और 10 लड़के थे, उनको हमको बोला कि तुम लोग ना, बाड़ा एक जगह है हमारा मेन चौराहा, वहाँ जाओ और आज भीख मांग के लाओ। हम सब लोग पागल हो गए, क्या भीख कैसे मांग सकते हैं, भीख नहीं मांग सकते क्या? नहीं, जो जितनी भीख लाएगा वही विनर है। और उस दिन हम लोग भीख मांगने गए थे। तो बाद में उन्होंने बताया कि बेसिकली मैं तुम्हारे ईगो का दमन करना चाहता हूँ। नो ईगो एट ऑल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज की है, ईगो। मैं तो ये हूँ, मैं कैसे झुक सकता हूँ, मैं और मैं। और ये मैंने पूरा बर्बाद कर दिया है हमारे सिस्टम को। कोई भी ऑफिसर चाहता है टीवी के सामने आकर बोलना कि मैंने ये कर दिया, मेरी योजना, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। मेरा कुछ है ही नहीं। जो लोकतंत्र का सिस्टम है वो ये है कि हम पर्दे के पीछे रहेंगे, हम नौकरशाह हैं। हम अनामता का सिद्धांत, जिसको पब्लिक एडम बोला जाता है, जिसका मतलब है कि हमारा कोई नाम नहीं है। नाम किसका है? लोकतंत्र में जो काम कर रहे हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो एमएलए हैं, उनका काम है। वो नीति बनाएंगे, हम इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन हमारा नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम नाम के पीछे इस तरह से दौड़ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज के युग की जो मीडिया है उस नाम को आगे बढ़ाने के लिए इतनी कोशिश कर रही है कि हम लोग उस चीज़ से भटक गए। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने ये बात रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन आप आईपीएस बनते हैं, जिस दिन आपके कंधे पर आईपीएस के 3 शब्द आते हैं, उस दिन अपने आप नाम हो जाता है। उसके बाद नाम की क्या ज़रूरत है? मेरी वाइफ आईआरएस है। उसने 15 साल पहले बोलता है किया कि मैं सोना नहीं पहनूंगी ज़िंदगी में, कभी सोने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले अब आईआरएस हो गए तो सोने की ज़रूरत क्या रही? सोना किस लिए? हम विशिष्ट बनने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं ना, मेरी पहचान बनाने के लिए। पहचान बन गई ना। पहचान बनने के बाद भी हम पहचान के पीछे भागेंगे तो कब तक भागते रहेंगे? और अल्टीमेटली आपके जो इस प्रोग्राम को जो आयोजित कर रहे हैं उनमें से कई लोग जानते हैं कि मेरे टाइम पे इतने बड़े बड़ी घटनाएं हुई। पानसरे का मर्डर हुआ कोल्हापुर में, इतने बड़े नेता का, और भी बहुत सारी घटनाएं हुई गढ़चिरौली में। और मैं कभी भी सामने आकर के मैंने ये नहीं बोला मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दिस इज टीम बिल्डिंग, टीम एफर्ट्स। अगर आप टीम में विश्वास नहीं करते हैं तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। जितने बड़े लोग हैं, चाहे आप किसी का भी नाम उठा लीजिए, वो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है, हम जो लीडर है उसका काम है जब सफलता है तो पीछे है, और जब असफलता है तो वो आगे है। असफलता एक्सेप्ट करने के लिए आगे है वो, और उसको लगता है कि चिंता मत करो मैं हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि एक बार नागपुर में एक फायरिंग हुई, मैं एसपी था वहाँ पर, और उसके बाद उस फायरिंग में कुछ लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन मेरे हिसाब से फायरिंग कंपलसरी थी, ज़रूरी थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम राइट हो रहा था। उसके बाद इंक्वायरी होती है, जुडिशल इंक्वायरी होती है, और भी कई चीज़ें होती हैं, असेंबली वगैरह वगैरह वगैरह। और उस समय मुझे उस दिन के लिए उस एक दिन के लिए मैं छुट्टी पर था जिस दिन फायरिंग हुई थी। तो मुझे बोला गया कि तुम हट जाओ, बाकी लोगों की इंक्वायरी चलने दो। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं एसपी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। बोले नहीं, इसको सस्पेंड करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। मैंने तब के हमारे जो गृह मंत्री थे माननीय स्वर्गीय आर पाटिल साहब, बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने उनको कहा कि साहब अगर आपको हटाना है सबसे पहले मुझे हटाइए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये लोग नहीं है। और आप टीम देखिए कि जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि नीचे वाले खराब हैं, ये ऐसा करते हैं, करप्शन वहाँ है, यहाँ है, उसका बेसिक कारण ये है कि आप लीडर अच्छे नहीं हैं। आप लीडर कैसे हैं? आप तार्किक लीडर हो सकते हैं, आप भावनात्मक लीडर नहीं हैं। जो हम लोग बोलते हैं आईक्यू और ईक्यू की बात करते हैं। अगर आपके पास ईक्यू है और आप उस ईक्यू का यूज़ करना जानते हैं
तो आप यकीन मानिए कि समाज में हर एक आदमी अपना एक दिल लेके जी रहा है, एक सम्मान लेके जी रहा है। उसको जगाने की जरूरत पड़ती है सिर्फ। मैंने कभी किसी अपने ऑफिसर को गाली नहीं दी। जो लोग पुलिस वाले बोलते हैं ना, गाली देकर बात करते हैं, तुम बास्टर्ड, यू इडियट, आई डोंट नो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि अगर किसी मेरे जूनियर ने, मेरे इंस्पेक्टर ने, मेरे डीवाईएसपी ने कभी गलत काम किया तो मैं इतना ही बोलता हूँ उसको कि यू हर्ट मी यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से निकलोगे, तुमने तो पूरा पूरा विश्वास ही डिगा दिया मुझसे मेरा। और उसके बाद मैंने देखा है, हजारों बार देखा है कि वो आकर रोता है, अपने आंसू गिराता है, बोलता है सर आगे से नहीं होगा, हाँ इस केस में मैंने पैसे ले लिए, मुझसे गलती होगी, सर मैं वापस कर देता हूँ, आगे से कभी नहीं होगा सर, मेरे अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। कई बार देखा है मैंने, क्योंकि हर इंसान के अंदर इंसान है, हम उसको जगा नहीं पा रहे। हम देख नहीं पा रहे हैं कि वो भी अपने बच्चे के सामने, हर एक आदमी अपने बच्चे के सामने बोलना चाहता है कि मैं दमदार हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, मेरे सामने ठहरता नहीं है, मैंने तब ऐसा कर दिया। लेकिन हम समाज के लोग उनको बेईमानी की तरफ इस तरह से ले जा रहे हैं धीरे 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 कि पता ही नहीं पा रहे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी में, कई यूनिवर्सिटी मैंने बोला है, कई एक पेरेंट्स की मीटिंग बोला है, अरे आपने बेईमानी की, आपने जो किया छोड़ दो, इन बच्चों को बेईमानी मत सिखाओ, झूठ मत सिखाओ, बताओ मत इनको ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम किधर जाओगे। इनको सिर्फ एक ही बात बोलो, सच के साथ साथ खड़े रहो। सच के साथ खड़े रहने का जिसमें दम है, जिसमें मादा है, वही आगे बढ़ेगा। अभी जरूरत नहीं रही आपके बहुत इंटेलिजेंट होने की। अगर बहुत इंटेलिजेंट लोगों के आगे बढ़ने की जरूरत होती तो मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि मेरे पास आई की बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे पता है मुझसे बहुत ब्रिलियंट लड़के भी थे दिल्ली में जो तैयारी करते समय, वो नहीं हो पाए सिलेक्ट। क्योंकि आपके पास में भावनात्मक योग्यता है तो आप जीवन में हर एक काम में सफल होंगे। एक अकेली पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, जीवन के हर एक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, स्त्री पुरुष के संबंधों की बात कर रहा हूँ, पिता पुत्र के संबंधों की बात कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आपकी वाइफ अगर कहीं काम करती है और आज उसका प्रेजेंटेशन है कहीं किसी जगह पे, वो प्रेजेंटेशन दे करके आती है और आप एक दिन उसके लिए खाना नहीं बना सकते, एक दिन आप चाय नहीं बना सकते उसके लिए, एक दिन बता नहीं सकते कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन था, ऐसा था, इसलिए मैंने आज पार्टी रखी है। ये पार्टियों का सिस्टम, ये देने का सिस्टम सिर्फ नेकलेस देने से और अंगूठियाँ दे देने से नहीं बनता था। ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें वो जानती है कि आप किसी का बेईमानी किया हुआ पैसा लाए, आप मुझे दे रहे हैं, क्या इसमें बड़ी बात है। वो तब होता है जब आप कुछ लिख के दे देते हैं 4 लाइन कविता की, तब होता है जब आप कोई ऐसा SMS करते हैं जिसमें लगता है कि उसका कोई अस्तित्व है। मेरी जब शादी होने की बात आई थी तो मेरा जो क्षेत्र है वो दहेज के लिए बड़ा ही कुख्यात टाइप का क्षेत्र है, चंबल। तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा दहेज में। तो मैंने उनको बताया कि दहेज नहीं, तो उनके घर वाले बोलने लगे कि नहीं बेटा हम दे देंगे कुछ तो भी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है, हम भी प्रोफेसर हैं, कुछ तो हमने भी इकट्ठा किया है लड़की के लिए। तो मैंने उनको बताया ये मुद्दा ये है ही नहीं, लड़की का मुद्दा है ही नहीं, लड़की के लिए आप देंगे क्यों मुद्दा है, क्योंकि इस लड़की के एवज में अगर आपसे मैं कुछ लूँगा तो इस लड़की का अपमान है, इसके सम्मान का अपमान है। आप जिन चीज़ों के लिए लड़ते हैं वो चीज़ें बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ने का जो सिस्टम है वो बंद होना चाहिए। आप बड़ी चीज़ों के लिए लड़िए, छोटी छोटी चीज़ों में उलझने से बेहतर है कि आपका पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग कब बनता है, जब आप में ना कहने की ताकत होती है। यस मैन इस समाज को नहीं सुधारते। यस मैन आपको हर गली हर चौराहे पे मिल जाएंगे, ऐसा करा यस सर कर दो। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो एक सेंटेंस में जब फोन आता है ना उसके सीनियर का 3 बार बोलते हैं यस 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 सर यस सर यस सर। वो समाज नहीं चला रहे, दे आर वर्कर्स, दे आर वर्कर्स। इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर देन यू हैव टू से नो। जब भी आप नो बोलते हैं ना तब आपके अंदर ताकत पैदा होती है, क्योंकि वो जो सामने वाला आदमी है, जो आपका लीडर है, वो यस लोगों की बात नहीं सुनने वाला। जब गड़बड़ होगी तो बोलेगा हाँ यार विक्रम ने बोला था, मना किया था कि नहीं करना चाहिए, साला विक्रम की बात माने तो अच्छा होता। क्योंकि आपका विरोध बहुत महत्वपूर्ण है। जब पानी बहता है और पानी के अंदर जो एक पत्थर है वो तो पूरी ताकत से रोकता है ना, और ताकत जितनी है उसके पास, बड़ा पत्थर है तो बड़े रोकता है, छोटा पत्थर है छोटा रोकता है, रोकते 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 घिसता जाता है, गोल होता जाता है, लेकिन जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक लगातार रोकता है पानी को। तो बुराई को, जो आपके अंदर की जो ताकत है उसको रोकने की क्षमता होना चाहिए। रोकते रहिए शांत होकर, मुस्कुराते हुए, टेंशन नहीं है इसमें, कुछ भी कोई तनाव नहीं है। आप इसको आदत में डाल दीजिए। आप आदत में डाल देंगे तो आपको क्या होगा, आपका अपने आप हाथ खड़ा होना शुरू हो जाएगा। नहीं सर सुनिए, आपने जो बोला ना वो थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि आपके अंदर वो आपके जहन में विचार पद्धति में आ जाएगा। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मूल मंत्र है नकार के हम विरोध कर सकें। हमारा देश क्यों आज इतना ऊंचा जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर बात करने की क्षमता सबको है, किसी को कुछ भी विरोध करने की क्षमता है, कोई रोकता नहीं किसी को। आप देखो आपके साथ में जो देश स्वतंत्र हुए, चाहे किसी का भी नाम ले लो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, सब टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अफगानिस्तान को क्यों, क्योंकि उन्होंने रोकने के लिए मना कर दिया, नहीं तुम ये नहीं बोलोगे, तुम ये नहीं बोलोगे, तुम ये नहीं बोलोगे। तुम बोल सकते हो कि साहब अपने यहाँ इतनी समस्या क्यों है, नॉर्थ ईस्ट वाले बोलते हैं हमको अलग होना है, कभी कश्मीर बोलता है हमको अलग होना है, कभी कोई अलग बोलता है, इतने सारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपस में,
क्यों नहीं ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा देश क्यों बनाया हमने? वो नहीं भैया, हमने जानबूझ करके ये एक्सेप्ट किया। बोल लो, चिल्ला लो, विरोध कर लो, लेकिन रहोगे यहीं पर। जब आप किसी को बोलने की आज़ादी नहीं देंगे तो क्या होगा? प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगा। बताओ, कभी हिंदुस्तान में ऐसा, हिंदुस्तान के बाहर कभी ऐसा हुआ है कि नोटबंदी का इतना बड़ा डिसीजन हुआ हो और लाइन पे लाइन लगी हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि लोगों को बोलने की आज़ादी पूरी है। बोलने में आपका पूरा का पूरा सिस्टम सही चलता रहता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नकारात्मक नो कह सकते हैं, ना कह सकते हैं, उनको ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। जब भी आपको कोई गलत काम के लिए बोलता है, आप चिल्लाइए मत उस पर। शुरुआत में मैं चिल्लाता था कई बार, कोई बोलता था कि साहब ये काम कराना, हमारा 20 लाख दो, तुम्हारा 20 लाख मत करा प्लीज़। मैं चिल्लाने लगता था कि अरे हाउ कैन यू कैसे एंड यू आर डूइंग दिस। आता मला ते राग येतच नाही. त्याला एक दिवस आता माझ्याकडे एक माणूस आला, पैसा ठेवले, पैसा घ्या, मी पैसा घेत नाही तुमचं, जर काम नीट असेल तर आपले आप होणार, नाही तर होणार नाही. उसका काम सही था, हो गया. वो आया, सर पैसे नहीं लिए आपने, मेरा काम हो गया. मैंने हाँ सही काम था, तुम्हारा गलत नहीं था. तो आप मुझे बताइए उसकी क्या गलती है? सही काम के लिए पैसा दे रहा है वो, इसका मतलब उसकी गलती है क्या? गलती मेरी है, मेरी सीट की गलती है, मेरे सिस्टम की गलती है. मेरे इस सिस्टम बन गया है कि बिना पैसे काम होता ही नहीं, तो वो दे रहा है. आप उसको बोल रहे हैं आप तुम बेवकूफ़ हो, तुम, अरे तुम सिस्टम बनाओ ना अच्छा, जहाँ पैसा नहीं चलता हो. तो इसलिए आप जिस व्यक्ति से जब मना करते हैं, मैं बताता हूँ आपको, वर्दी मैंने 11 साल से पहन रहा हूँ. जिस दिन जितनी बड़ी चीज़ को मैं ठुकराता हूँ, उस दिन उतनी ज़्यादा ताकत मेरे अंदर आती है, उस दिन उतना ही मज़ा आता है. वाह. आप में से कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात के चलते हुए एक 400-500 रुपये किसी एक गरीब व्यक्ति को दे दो, वो देखो उस दिन क्या नींद आती है. देने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो समाज में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. समाज आगे बढ़े, रास्ता आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप बच्चे हैं जिनके अंदर इतनी क्षमता हैं, जो अलग अलग जगह से आकर के महाराष्ट्र के निर्माण का काम कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ सभापति महोदय, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनमें से कई बच्चे इस देश को, इस महाराष्ट्र को बदलने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं. कई लोग आगे चल के हमको सच्चे मिनिस्टर्स के रूप में, विधायिका के रूप में देखने वाले हैं. और ये एक ऐसा उपक्रम है जिसमें कि हम लीडरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं. और अच्छे लीडर बनाने के लिए जब आप इतनी सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे लोगों से बात सुनते हैं, इतने सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो आपके अंदर अपने आप एक क्षमता आने शुरू हो जाती है. और ये जो क्षमता है, उस क्षमता का एकमात्र कारण है कि आपके अंदर लीडरशिप बढ़ना शुरू हो जाती है. आप लीड करने के लिए शुरू कर देते हैं. जब भी आपको मैं बताता हूँ, जब भी भीड़ 10,000 की भीड़ हो, 15,000 की भीड़ हो, 1 लाख की भीड़ हो, जब आंदोलन करते हैं ना, तो एक आदमी लीड करता है उसको, और पुलिस की तरफ से एक ही आदमी बात करता है उनसे. इसका मतलब वो सोचो कितनी क्षमता होगी उस एक आदमी में. तो ये कैसे होता है? ये यूपीएससी का एग्जाम आप लोगों के दिमाग में कभी कभी आता होगा, क्यों लेते हैं एग्जाम? मेरे को भी कभी कभी लगता है कि यार उसने बोला था कि अकबर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, और औरंगजेब की कब हुई थी, उसका मुझे काम याद क्या आ रहा है? अभी क्या काम आ रहा है? कुछ भी काम नहीं आता मुझे अब. लेकिन एक चीज़ मुझे अब समझ में आती है कि वो एग्जाम क्यों लिया जाता है. वो इसलिए लिया जाता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि तुम कम समय में जल्दी पढ़ के चीज़ों को समझ के लिख सकते हो क्या. इसका मतलब है कि तुम डिस्ट्रिक्ट चलाते समय समस्याओं को समझ सकते हो क्या, और समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो क्या, जल्दी से कोई बात कर सकते हो क्या. इसका मतलब वो लीडरशिप देख रहे होते हैं. लीडर हो कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट चला सकते हो कि नहीं, स्टेट चला सकते हो कि नहीं. और इसीलिए मुझे अब समझ में आता है, उस समय इंटरव्यू की तैयारी करते थे हम लोग, तो इंटरव्यू की तैयारी के टाइम पे मैं एक सेंटेंस बहुत बोलता था, बात बात पे. वो बोलते थे आप क्यों IPS बनना चाहते हैं? मैं बोलता था सर मला काहीतरी करायचं आहे. का करायचं? देशासाठी करायचं. अब मुझे लगता है कि अरे मेरे भाई क्या करना चाहते हो? अच्छा इंसान तो बन जाओ पहले. सबसे बड़ी जरूरत है अच्छा इंसान बनने की. और इसीलिए मुझे बार बार लगता है टू दी पॉइंट करने वाले लोग काफ़ी आगे जाते हैं. बातों को इधर उधर से घुमा फिरा करके जो करते हैं वो बहुत आगे नहीं जा पाते हैं. स्पेशली उन लोगों के बारे में बताता हूँ मैं, जिन लोगों की एक समस्या है कि वो समय के हिसाब से ढल जाते हैं. ईमानदार आदमी खड़ा है तो ईमानदार बन गए, बेईमान खड़ा है तो बेईमान बन गए. उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता दुनिया में. इससे बढ़िया बेईमान ठीक है, कम से कम क्लियर तो है कि मला पैसा पाहिजेच म्हणजे पाहिजे. और वो क्लियर तो है. ये तो और खतरनाक है, समझ में नहीं आता. और समाज में ऐसे लोग बहुत भरे पड़े हैं. इसलिए मुझे लगता है 2 चेहरे लगा करके जीने का कोई अर्थ नहीं है. एक चेहरा लगाइए, क्लियर अपनी बात कीजिए. पढ़ते समय या कभी आपने देखा होगा ना, एक रास्ता पगडंडी जो होता है एक बहुत क्लियर होना चाहिए, उस पर विचार रखने चाहिए अपने. और विचारों के इस दौर में अगर आपको कोई साथी अच्छा मिल जाता है, ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जीवन का साथी अगर अच्छा मिल गया, आपका पार्टनर अच्छा मिल गया, तो आपको जीवन में कोई समस्या नहीं आने वाली. सारी समस्याएं खत्म होने वाली है. पार्टनर ढूंढते समय अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहिए, चाहे उसमें विरोध किसका भी करना पड़े. जो आदमी बोलते हैं नहीं आई नहीं सांगितला होता,
पिताजी ने बड़ील ने बोला कि नहीं नहीं करना है इसलिए करना पड़ा मुझे, नहीं तो चाचा ने बोला, काका ने बोला, वो बाद में फिर गड़बड़, वो बकवास है। सार्त्र एक बड़ा विद्वान है, उसका अस्तित्ववाद नाम का नियम है। वो अस्तित्ववाद बोलता है कि ये कोई तुम ये कुर्सी टेबल नहीं हो कि कहाँ रख दिया किधर चला गया। यू हैव टू टेक डिसीजन, और जब आप डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के लिए जो उससे समस्याएं पैदा होती हैं तैयार रहिए। सार्त्र बोलता है कि अगर कोई लड़का अपनी लड़की ढूंढने जाता है, उसकी प्रायोरिटी है बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत पढ़ी लिखी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए, मेरे माँ बाप सबका केयर करे, और बहुत अच्छी मार्क भी होना चाहिए, बहुत अच्छी प्रेम का भी बनना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अब आपने एक लड़की छाटी जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत केयरिंग भी है, पर देखने में उतनी सुंदर नहीं है, आपने शादी की, डिसीजन आपका है। उसके बाद आप कभी रिग्रेट मत कीजिए उस चीज़ की। कई एक लोग तुमने देखे होंगे शादी करते समय, कई एक लड़कियां ऐसा लड़का चुन लेती हैं जिसको देख करके लगता है यार ये लड़की को कहीं चुना होगा, ये तो देखने में इतना अच्छा नहीं, लेकिन उसकी इनर क्वालिटी जानती है वो। सो आप जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर थम रहिए। उसके बाद आपके डिसीजन के बाद अगर आप रिग्रेट करते हैं तो आपने पूरा जीवन बर्बाद कर लिया अपना, क्योंकि रिग्रेट करने का कोई अर्थ नहीं रह गया। इसको बोलते हैं स्वातंत्र की आपके चुनने की ताकत, और उसके बाद स्वातंत्र के बाद जो भी आपको उसका नुकसान उठाना पड़ा है उसकी आपकी स्वातंत्र का रखने के लिए इच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने समाज में जो बच्चे आज मेरे सामने हैं वो आगे बढ़ेंगे, आगे ले जाएंगे देश को, इस समाज को। पुलिस व्यवस्था के बारे में बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे को वो लगता है कि पुलिस ऑफिसर होने के नाते पुलिस के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। पुलिस के बारे में हिंदुस्तान के अधिकांश लोगों के बीच में एक छवि बनी हुई है, वो ये कि पुलिस वाले करप्ट हैं, पुलिस वाले हर बात पे परेशान करते हैं, पुलिस वाले हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, और पुलिस वाले बेसिकली इस समाज में एक अलग टाइप का माहौल बनाकर जी रहे हैं। हमारे खिलाफ में मीडिया भी कभी कभी खड़ी होती है, हमारे खिलाफ में ह्यूमन राइट भी खड़ा होता है, हमारे खिलाफ में जुडिशरी भी खड़ी होती है, और कभी कभी जनता भी खड़ी होती है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम आखिर किसके लिए काम कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है हमको। कभी कभी हमको लगता है कि सच में हमको गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, और बाद में मेरे बहुत गहराई सोचने के बाद लगता है कुछ तो हस्ती है कि हम मिट नहीं रहे हैं, कुछ तो हस्ती है हमारे अंदर जिसकी ज़रूरत इस देश को, समाज को है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमारे ऊपर जो आरोप हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। पहली बात तो ये है कि हम जिस समाज से आ रहे हैं वही समाज से आप आ रहे हैं, अलग से नहीं है। तो हमारे अंदर भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे हैं जो कि पैसे और लालचों के पीछे पड़े हुए हैं, जिस कारण से हम बदनाम हो रहे हैं। वो ऐसा कोई भी समाज मुझे बताओ जहाँ पर ऐसे लोग नहीं हैं, कोई भी समाज, डॉक्टर, इंजीनियर, जुडिशरी या किसान या कोई बताइए आप। अरे हम जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जिन लोगों के लिए ईमानदारी की बात कर रहे हैं, जिसको हम सामान्य जनता बोलते हैं, वो सामान्य जनता का भी तो हाल देखो। मुझे अभी तक कोई दूध वाला नहीं मिला जो पानी नहीं मिलाता वो दूध में, सामान्य जनता है, बरोबर। ट्रेन में 10 साल के बच्चे को 5 साल का बच्चा बताकर टिकट न लेने की परंपरा हिंदुस्तान की पहली परंपरा है। बाथरूम में हम मग नहीं रख पाते अपने हिंदुस्तान में, इसके ट्रेन के बाथरूम्स में। तो जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, जिनको हम सामान्य व्यक्ति बना रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारी बेईमानी की प्रॉब्लम्स हैं। उसी दिन से शुरू हो जाती हैं जब आप पैदा होते हैं। तो जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन वो नर्स बोलती है लड़का हुआ है, दो 500 रुपये। उसी दिन से शुरू हो जाता है। हमारे नसों में अंदर इंजेक्शन के रूप में जो जा रहा है वो बेईमानी की कितनी सारी चीज़ें जा रही हैं, इसकी कोई हद नहीं। मेरी माँ बोलती है मुझे कि तुम बेवकूफ़ हो, IPS होकर भी घर नहीं बना पा रहे बड़ा वाला। हमारे बगल का थानेदार ने इतना बड़ा कोठी बनवा लिया। तो हमारा सिस्टम बेसिकली इस तरह का है। अब उस सिस्टम से लड़ने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो उसमें पुलिस वाले भी ऐसे हैं जिनके पास सत्ता है, जिनके पास में ताकत है, और इस देश का और संसार का तुलसीदास ने बोला है कि भय बिन होए न प्रीति, बिना डर के कोई प्रीति नहीं होती, कोई प्रेम नहीं होता। तो उसमें कुछ परसेंटेज लोग हैं जिसको हम बोल सकते हैं 4%, मैक्सिमम 5% जो बेईमान हैं, जिनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन लोगों ने हमको बर्बाद कर दिया है, पुलिस का नाम खराब कर दिया है। 11 साल पहले जब मैंने पुलिस ज्वाइन की थी तो मेरे खानदान में कोई पुलिस में नहीं था, तब मैं भी ऐसा ही सोचता था कि पुलिस हरामखोर है। लेकिन 11 साल काम करने के बाद आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में काम करने के लिए, समाज के लिए कुछ काम करने के लिए कोई संस्था है, कोई जगह है, तो सिर्फ पुलिस है। हमारे पास रोता हुआ आदमी आता है, हमारे पास वो आदमी आता है जिसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन साथ में वो भी आता है जो शोषक करने वाला है। शोषक और शोषण दोनों आते। अब प्रॉब्लम समझिए हमारी, दोनों लोग आ गए, हमको ये तय करने में टाइम लगता है कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आपको 20-20 साल लगे तय करने में कौन गलत है कौन सही है। आपका दोस्त अचानक से आपके खिलाफ में कुछ कर गया और आप बोलते हैं अरे साला आस्तीन का सांप निकला, बरोबर है। आप 20 साल तक तय नहीं कर पाए क्यों सही है गलत है, हमको बोलते हो 5 मिनट तय करो। कैसे करोगे? हम फाइलों से नहीं खेल रहे,
हम आदमी से खेल रहे हैं। वही आदमी जो एक बार अच्छा व्यवहार करता है, दूसरा अच्छा व्यवहार, तीसरा बार करता है, वही आदमी जो अचानक से उग्र हो जाता है, वही आदमी जिसको पता ही नहीं कैसा बिहेव करेगा। कभी कभी कोई पत्रकार अपना बड़ी अच्छी बात करता है, लगता है कितना सज्जन आदमी है, अचानक से वो एकदम किसी स्पॉट पर मिलता है, बोलता है साहब आंसर दिया तुम्हें, कह देते नहीं आंसर, बिहेव एकदम अलग हो जाता है वो। तो वो हम आदमियों से खेल रहे हैं, और आदमियों से खेलना इतना आसान नहीं है, आदमियों की इमोशंस अलग अलग हैं। इसलिए हम ये तय नहीं कर सकते। 5 मिनट के अंदर हमको बोला जाता है बच्ची का रेप हो गया है, 1-2 घंटे के अंदर अगर आरोपी नहीं पकड़ा गया तो हम थाना जला देंगे। अरे बाबा कैसे जला दोगे तुम थाना? क्या कोई हमारे पास मशीन है क्या? 2 ही आंखें हमारे पास, 2 ही हाथ हैं हमारे पास, हमको तो टाइम दीजिए आप। और एक्सीडेंट हो गया, हम गाड़ी जला देते हैं। समाज में जो पुलिस के ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी जगह किसी पर नहीं देखा। इतना प्रेशर है काम करने का और रिजल्ट देने का। काम करना अलग बात, रिजल्ट देना अलग है। एक आदमी 10 से 5 बजे तक ऑफिस में बैठता है और वो 10 से 5 बैठ करके फाइलें स्क्रूटनी करते हुए साइन करता है, वो गलती कैसे करेगा अगर वो ईमानदार है तो? लेकिन हम तो गलती करने के लिए ही पैदा हुए, हमारी गलती रोज होती है हमसे। हमने एक को बोला चलिए भाई आप यहाँ पे खड़ा मत कीजिए गाड़ी, आप आगे खड़ा कीजिए। बोलेगा तुम्हें कौन? हम बोलेंगे उससे कि मैं या ठिकाणी मध्ये सिपाही आहे, माझ्या बक्कल नंबर ऐसा ऐसा है आणि माझं नाम ऐसा ऐसा है, तुम्ही गाड़ी जरा प्लीज जरा आगे करा। कौन मानना हमची बाप सांगा? कोई नहीं मानता। वो क्या बोले, अरे रुकना यार थोड़ी देर में हटा रहा हूँ गाड़ी। इसलिए क्या बोलना पड़ता है, गाड़ी हटा। तो ये आवाज़ का अंतर है। अब बोलेंगे आप बोलेंगे साहब पुलिस को बोलने का तमीज़ नहीं है। पुलिस बोलती है, ऐसे बोलती है पुलिस, देखिए हम पढ़े लिखे हैं। अरे बाबा क्या करें हम, हमारा पाला ही रोज ऐसे लोगों से पड़ रहा है। हम पे एक और आरोप है कि आप थाने में आए हुए जो आदमी एप्लीकेशन दे रहा है उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। बरोबर है ना? वो क्या करें, थाने में देने वाला रिपोर्ट में से 20 में से 2 केस ऐसे आते हैं जिसमें वही आरोपी मर्डर करने वाला निकलता है। हमारी जिंदगी का आधार क्या है, हमारी ट्रेनिंग का आधार क्या है? शक। अगर शक नहीं होगा, अगर शक से बात नहीं करेंगे हम, तो हम कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। कैसे कभी तुमने सोचा है कि वो बोलता है कि फलाने प्लेटफॉर्म पर 4 kg RDX सापड़ला। कैसे सापड़ला? वो कर्मचारी जा कर शक करता है, क्या है इसमें, बता ये इसमें क्या है, तो कह रहा है हर आदमी पे शक करना है हमको। हमारी ट्रेनिंग शक की है, तो उसमें ऐसी बुरा मानने की बात क्या है? हम बोलते हैं सब सिक्योर होना चाहिए, पुलिस की कमजोरी हो गई, वहां पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। पुलिस क्या कर रही थी? सो रही थी क्या, बैठ रही थी, खा रही थी क्या? और तो और कई लोग तो कैमरा ले लेकर के पहुंचते, देखो ये पुलिस सो रही है। अरे बाबा इंसान है, सोएगा नहीं क्या? आप उनको मत देखिए। तो 10 से 5 करते हैं, हम 24 घंटे काम करते हैं। हमको भी जीने का अधिकार है। हमको पता ही नहीं है कि हम कब खाएंगे। तुम्हें पता है पुलिस वालों के जो पेट बड़े हुए हैं उसका कारण जानते हो? मैंने पूरा स्टडी किया, पूरा एकदम उसका स्टडी किया, का एकदम साइंटिफिक। तो मुझे मालूम चला डॉक्टरों से बात करने के बाद कि इनकी हैबिट क्या हो गई है कि अगली बार खाना मिलेगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए पहली बार में ज़्यादा खा जाओ, जहाँ मिल जाए ज़्यादा खा जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास वानखेड़े स्टेडियम है ये वाला, जहाँ मैच होते हैं, क्रिकेट मैच। तो मैं सिक्योरिटी के लिए जब लोगों को लगाता हूँ तो चेक करने में लोग बोलते हाँ हमें आतंकवादी है का? चेक होना नहीं चाहता आदमी हिंदुस्तान में। हाँ अमेरिका जाएगा तो चुपचाप बेल्ट निकाल देगा, सब निकाल देगा, 2 घंटे खड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ नहीं चेक होगा। गाड़ी हर एक वीवीआईपी की और वीआईपी की भी एकदम एंड तक जाना चाहिए। और एक आध बार ऑफिसर या कोई बड़ा आदमी मान भी जाएगा, लेकिन उनकी बीवियाँ नहीं मानती। गाड़ी एकदम एंड तक जाना चाहिए। वो कौन, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हमको करने दीजिए ना काम अपना। जिसको रोकेंगे वो बोलेगा मला माहित, तुम्हारा माहित नहीं कौन है आम्ही। जिसको बोलेंगे बोलता है तुमचा अच्छा नंबर सांग, तुमचा बिल्ला सांग, तुम्हारा सस्पेंड कर दो। अरे क्या समाज है? समाज में अगर आप सम्मान देंगे पुलिस को तो सम्मान पुलिस भी देगी आपको। जब आप ही सम्मान नहीं दे रहे, हर एक आदमी बोलता है मैं एडवोकेट हूँ, हर आदमी बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, समाज में पुलिस की जो लैंग्वेज है वो रफ हो रही है, खराब हो रही है। दूसरी बात जो करप्शन की बात है, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आंकड़ों के साथ कहता हूँ, पुलिस से ज़्यादा करप्शन दूसरे डिपार्टमेंट्स में है। लेकिन हमारा क्यों बाहर है, क्यों आपके सामने पहुँच रहा है? क्योंकि हम वर्दी पहने हुए हैं, हमारे पास नाम लिखा हुआ है। ये मैं अगर यहाँ से वहाँ तक जाते समय किसी से 500 रुपये लूँगा तो 50 लोग देखकर बोलेंगे ये साहब गए थे, ये मनोज कुमार शर्मा थे। लेकिन कोई सिविलियन जाएगा तो पता नहीं चले कौन गया, कहाँ से गया, कैसे गया। दूसरी बात, दूसरे डिपार्टमेंट्स को सरकार पैसा देती है, जाओ फलाने गांव में 20 कुआं खोदो फ्री में, बरोबर? तो वो 10 कुआं खोदेगा, 10 का पैसा खा जाएगा, तो 10 का जिसका खुद गया वो अच्छा बोलने वाला है ना। 10 को तो पता ही नहीं है कि मेरे लिए भी आया था। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जो पैसे डिमांड कर रहे हैं वो चलते हुए रोड वाले कर रहे हैं, तेरा चालान करते हैं, तेरा ये करते हैं, इसलिए हम लोग बदनाम ज़्यादा है, देखते ज़्यादा है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ऐसी है कि महाराष्ट्र में कम से कम 80 से 85% पुलिस वाले दिन रात काम करते हैं, हर समय काम करते हैं।
मेहनत से काम करते हैं और इसीलिए आप देखिए बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाते हैं। हमारी समस्या ये है, मैं आज आपके सामने रखता हूँ इस बात को, कि हमारी समस्या ये है कि जब तक मुद्दा बड़ा है तब तक तो मीडिया पूरा ध्यान देती है, जब मुद्दा छोटा हो गया तो मीडिया उसको ये नहीं दिखाती कि ये सॉल्व भी हो गया है। मैं बताता हूँ आपको, छोटा उदाहरण देता हूँ। अहमदनगर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, दलित कम्युनिटी के साथ में आंदोलन, कुछ बच्चों को मार दिया गया था 1-1.5 साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले। क्या जगह का नाम था, मैं भूल गया। हाँ, कुछ तो भी था। अब उसमें बहुत रोज बहस चलती थी, रोज बहस, पुलिस पर पुलिस पर पुलिस पर। ऐसा लगता था कि अब क्या करें, आंदोलन ये सब। 2 महीने बाद ये तय हुआ कि घर वालों ने मारा है। बरोबर है ना? अभी कुछ दिन पुरानी बहुत महाराष्ट्र में बहुत चला था रोज आंदोलन। उसके बाद मीडिया चुप हो गई, बोली नहीं, एक सेंटेंस नहीं बोली। क्या करें हम? अरे बाबा कुछ तो बोलो, 2 महीने तक हमारी जान खाई है, एक दिन तो बोलो कम से कम। तो द प्रॉब्लम क्या है कि हमारा समाज नकारात्मक चीज़ों को लेने के लिए तैयार है, टीआरपी नहीं बढ़ती, कुछ दिक्कतें हैं। और इसीलिए जो अभी हमारा देश इस जिस जगह खड़ा हुआ है, वहाँ से अब देखो आगे बढ़ने का एकदम टेक ऑफ की पोजीशन में है। अब देखिए मीडिया सकारात्मक चीज़ों की तरफ जा रही है, अब जाना शुरू कर दिया लोगों ने। अब मेरे पास लोग आते हैं, सर कुछ पॉजिटिव स्टोरी दीजिए। इसका मतलब ये है कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो संक्रमण काल था देश के निर्माण का, उस संक्रमण काल से थोड़े हम अब पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये जो पॉजिटिव दिशा है उसमें पुलिस की जो भूमिका है वो भी डिफाइन हो रही है। हम भी न्यायालय के, मानवाधिकार के, इन सारे चीज़ों के बीच में अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो हमने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र पुलिस इस देश की सबसे बेहतरीन पुलिस के रूप में सामने उभर कर आने वाली है। मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की बहुत बेहतरीन कामना करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले समय में सरकार ने जो और जो श्याम टीवी ने जो एक बड़ा मुहिम लिया है, इस मुहिम को आप आगे ले जाएंगे। और आप में से कई लोग इस वास्तविक मंत्रिमंडल के रूप में देखने को मिलेंगे आगे आने वाले समय में। और मुझे ये भी यकीन है कि आप में से कई लोगों को मैं वहाँ पर रिसीव करके सैल्यूट करूँगा। थैंक यू व्हेरी मच। मला असं वाटतं की तुमच्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं मिळालेली आहेत. आपण दुसऱ्या सेशनमध्ये स्वतंत्रपणे त्यांना ऐकूया. काही प्रश्न उत्तरं असतील तर आपण त्यांना मेलवरही ते विचारूया. कविता आहेत, कोणाचे काही प्रश्न आहेत, आपण दुसऱ्या सत्रामध्ये त्यांना या ठिकाणी ऐकूया. मी सरांचे खूप खूप मनापासून आभार मानतो. थँक्यू सो मच.